दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था को देखा है ना। मतलब जो ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन जो सोशल एस्पेक्ट थे, हम लोगों ने उस पर क्या किया, डिस्कशन किया। तो जैसा मैंने बोला था कि इसके कई पहलू हैं, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमी हो, तो हमें हर पहलू पर बात करना है। तो हमने ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट और सोशल पर बात कर लिया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा आपका पॉलिटिकल, यानी राजनीतिक जीवन पर बात करेंगे कि इनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या थी। ठीक है, तो देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, ऋग्वेद कालीन, है ना, ऋग्वैदिक कालीन की बात कर रहे हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, ये आप जानते हैं कि आर्य कैसे थे, कबीलाई रूप में थे। आर्य कैसे थे, कबीलाई रूप में थे, और इनके पास कोई स्टेबिलिटी तो थी नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे ये माइग्रेट होते थे, आज यहाँ कल यहाँ, इसी तरह ये क्या होते थे, आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, तो इसीलिए जो इनका जो राजनीतिक जीवन था, इनके राजनीतिक जीवन में 5 इकाइयां थी। देखें इसको, यहां पर इनकी जो राजनीतिक जीवन थी, इसमें इनकी 5 इकाइयां थी, 5 यूनिट थी, और ये 5 यूनिटों में डिवाइड थे। कितने में डिवाइड थे भाई, 5 यूनिट में। और इनकी जो यूनिट का जो पहला ग्रुप था, उसका नाम था कुल। देखें, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कुल के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या, कुल। कुल के बाद इनका बना ग्राम, ये दूसरा होगा। ग्राम के बाद इनका बना विश्व। विश्व के बाद इनका जो अगला होगा वो होगा जन। क्या होगा, जन। और जन के बाद इनका बनेगा राष्ट्र। इस तरह से ये 5 यूनिटों में डिवाइड थे। क्लियर है यहां तक। अब ये जो कुल था, ये कुल इन यूनिटों में ये सबसे छोटी इकाई थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, कुल। ये आपको याद रखना है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि यहां पर कुल क्या थी, सबसे छोटी इकाई थी। क्या ये कहना गलत होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब इसका जो प्रधान होता था भाई, देखिए, इसका जो प्रधान होता था, किसका, जो कुल का हेड होता था, उसको बोला गया कुलप। क्या बोला गया, कुलप। और इसका कार्य क्या होता था, तो जो कुल का कार्य होता था वो ये होता था कि जो मेंबर थे उनको कंट्रोल करना, यानी कंट्रोलिंग बॉडी काम करता था। कहां पर, अपने मेंबरों पर, यानी सदस्यों का नियंत्रण। क्लियर है, कुल समझ में आया। इन 5 जो राजनीतिक इकाइयां इनकी डिवाइड की गई थी, 5 यूनिट्स, इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी वो क्या थी, कुल। क्लियर है, उसका जो हेड हुआ वो कुलप हुआ, और इसका जो कार्य हुआ वो ये हुआ, कंट्रोलिंग का कार्य। किसकी कंट्रोलिंग, मेंबर्स की। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं ग्राम की। किसकी भाई, ग्राम की बात करते हैं। तो देखिए, जो ग्राम होगा वो ग्राम कई कुलों का समूह होगा, यानी ग्रुप ऑफ कुल। ध्यान रखेंगे, यहां पर जब ग्राम की बात होगी तो ये क्या होगा, ये कुलों का समूह होगा भाई। कौन, ग्राम। और इसका जो प्रधान होगा,
इसका जो प्रधान होगा वो कौन होगा? इसके प्रधान को बोला जाएगा ग्रामणी। ध्यान रखेंगे, क्या बोला जाएगा? ग्रामणी। यानी ग्राम के प्रधान को ग्रामणी। और इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा ग्राम की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? ग्राम की रक्षा करना। ठीक है, आ रही बात समझ में? आगे चलिए। अब यहां पर जब हम विष की बात करते हैं, देखिए जब हम किसकी बात करेंगे? विष की बात करेंगे, तो जिस तरह से कई कुलों के मिलने से, यानी जो कुलों का समूह था वो ग्राम कहलाया, उसी तरह जो ग्रामों का समूह होगा वो क्या कहलाएगा? विष कहलाएगा। तो यह कहना गलत होगा क्या? नहीं ना। तो जो ग्रामों का समूह होगा वो क्या कहलाएगा? विष कहलाएगा। क्लियर है? यानी ये हम लिख सकते हैं कि ग्रामों का समूह होगा, और इसका प्रधान कौन होगा भाई? इसका जो प्रधान होगा उसको बोला जाएगा विषपति या विषपति, जो भी आप। क्लियर है? अब यहां पर विषपति का कार्य क्या होगा? यहां पर विषपति का कार्य क्या होगा? विषपति का भी कार्य होगा पूरे एरिया की रक्षा करना। ठीक है, क्लियर है? यानी एरिया मतलब ग्रामों की सुरक्षा करना, क्योंकि कई ग्रामों से मिलकर बना है, तो ग्रामों की सुरक्षा करना किसका काम होगा? विष का काम होगा। ठीक है, अब देखिए जब हम जन की बात करते हैं, तो जल में क्या होगा? जल में कई विष मिलेंगे। जल में क्या होगा? कई विषों के मिलने से कौन बनेगा? जल बनेगा। ठीक है, यहां पर जब हम जल की बात करेंगे, इसकी जल की, तो कई कौन मिलेंगे? विष मिलेंगे। विषों के मिलने से कौन बनेगा? और इसका जो प्रधान होगा, किसका? जल का जो प्रधान होगा वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई? गोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोप कहलाएगा। ठीक है, और इसका जो कार्य होगा वो ये होगा विषयों की रक्षा करना। ठीक है, अब इसी तरह से जब हम लोग राष्ट्र की बात करेंगे, कुछ बुकों में हो सकता है कि आपको राष्ट्र ना मिले, सिर्फ जन तक ही मिले। कुछ बुकों में ऐसा भी दिया गया है ना? ठीक है, ऐसा भी है। लेकिन यहां पर सच्चाई ये है कि जन के बाद, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में तो जनपद का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? जनपद का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए ऐसी बातें बुकों में लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर ऐसा बोला जाता है कि कई जन मिलकर किसका निर्माण कर देते थे? राष्ट्र का निर्माण कर देते थे। कई जन मिलकर किसका निर्माण कर देते थे? राष्ट्र का निर्माण कर देते थे। ठीक है, और जो उसका प्रधान होता था उसको क्या बोला जाता था? राजन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? राजन बोला जाता था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से इनकी ये क्या थी? 5 इकाइयां थी, जिनमें ये अपने आप को डिवाइड किए थे। ठीक है, अब देखिए यहां पर इनकी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, यहां पर ऐसा था कि जो इनकी कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी। क्या थी?
कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी। किनकी? ऋग्वैदिक कालीन समाज की। ठीक है, देखिए देखिए क्या थी ये राजनीतिक संस्थाएं। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल, है ना। राजनीतिक संस्थाएं, और ये राजनीतिक संस्थाएं 3 थी। कितनी थी? 3। कौन कौन? देखिए, पहली थी सभा, दूसरी थी समिति, और तीसरी थी विदत। क्या थी? विदत। ये 3 क्या थी? राजनीतिक संस्थाएं बनाई गई थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर, ये आप जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था वहां थोड़ा गणतंत्र के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी? पूरी तरह राजतंत्र की। कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। आपको याद रखना है, जो व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। यानी यहां पर कहने का मतलब ये कि राजा यहां पर होता था, लेकिन राजा तो होता था, माना कि राजा होता था, आपकी बात सही है, लेकिन यहां जो राजा होता था वो राजा ना तो दैवी शक्ति को ये बोलता था कि जो राजा होगा वो दैवी शक्ति है ना तो राजा यहां पर जो क्या था? वंशानुगत था, यानी वंशानुगत भी था, लेकिन जो समिति थी, जो समिति अभी इसकी बात कर रहा हूं, इसके सदस्यों के द्वारा राजा का चुनाव होता था। आई बात समझ में? राजा था, माना राजा था, लेकिन जो राजा का चुनाव होता था वो समिति के सदस्यों के द्वारा ही होता था। राजा दैवी नहीं था, राजा अपने आप को देवता का दूत नहीं मानता था। ठीक है, जो राजा की पहचान होती थी यहां पर वो एक कबीले के रूप में होती थी। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यहां पर राजा के 2 ही कार्य होते थे, एक तो कबीलों की रक्षा करना, दूसरा युद्ध का नेतृत्व करना, लीडरशिप होती थी। बस इतना ही तो राजा का कार्य था यहां पर यहां पर राजा का कोई प्रिविलेज, कोई विशेषाधिकार नहीं था यहां पर। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहां पर क्या होगा? इसीलिए जो यहाँ का राजा होता था उसको बोला जाता था जनस्य गोपा। क्या बोला जाता था? जनस्य गोपा। आ रही बात समझ में? तो यहां पर जो राजा होता था वो कबीलों की रक्षा करता था, यानी उसका कबीलों के ही समूह में रहता था। ये बात आपको क्लियर है? अच्छा, यहां पर जो कर लगता था जिसको बोला जाता था बलि। क्या बोला जाता था? बलि। तो यहां पर बलि कैसी थी? स्वेच्छा से थी, यानी कोई जबरदस्ती नहीं था कि आप कर दें। बलि का मतलब कर, टैक्स। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि आप जबरदस्ती करेंगे, आपकी इच्छा है तो दे, अदरवाइज कोई बात नहीं। क्लियर है? तो यहां पर राजा भी था। ठीक है, ये माना कि राजा था। राजा अपने मन से उसका चुनाव नहीं होता था, जनता के द्वारा, एक समिति के द्वारा उसका चुनाव होता था। समिति जब चाहे तो राजा को हटा भी सकती थी, समिति के पास ये अधिकार होते थे। यानी समिति जो थी वो कैसे कार्य करती थी? लोकसभा के जैसे, अगर आज के परिवेश में देखा जाए तो। क्लियर है ये बात? चलिए, अब जब हम बात करते हैं इन समितियों की, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जाएंगी, और ये 3 मार्कर में भी सब काम करेंगे, ध्यान रखेंगे आप। पूरी तरह से 3 मार्कर में कई बार ये सब चीजें पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहीं पर देखिए, जब हम सभा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं?
सभा की बात करते हैं, ये जो सभा थी, ये जो सभा थी, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। कैसी थी ये? सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। मतलब महत्वपूर्ण थी मतलब इसका कुछ काम रहा होगा। ये क्या करती थी? राजा को सलाह देती थी। यानी महत्वपूर्ण क्यों थी भाई? अगर राजा को सलाह दे रही तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राजा को क्या करती थी? ये एडवाइस देती थी, सलाह देती थी। इसके बाद इस सभा में महिलाएं भाग लेती थी। इस सभा में महिलाएं भाग लेती थी। इसके बाद इसका जो कार्य था, किसका? सभा का। जो सभा का कार्य होता था, वो सभा का कार्य था क्या करना? न्याय करना। क्या करना? न्याय करना। यदि ध्यान रखना आप लोग, ये सब 3 मार्कर में है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, तो सभा का कार्य क्या हुआ? न्याय करना। क्लियर है? अब यहीं पर ये जो सभा होती थी, ये श्रेष्ठ और कुलीन जन इसमें भाग लेते, मतलब सब भाग लेते थे। इसमें कौन लेते थे भाग? श्रेष्ठ और मतलब पढ़े लिखे। यहाँ पर यही मतलब होता है कि यहाँ पर सब पढ़े लिखे लोग होते थे, या फिर जिनको उस चीजों के बारे में नॉलेज होता था, जिनका जैसा एक्सपीरियंस रहता था। कुल मिला के ऐसे लोगों को यहाँ पर रखा जाता था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जब समिति की बात आती है भाई, जब समिति की बात आती है तो ये कैसी थी? जब इसकी बात करते हैं तो ये कैसी थी? ये आमजन के लिए थी। इसमें आम जनता भी आ सकती। ये कैसी थी? आम जनता की थी। ठीक है, मतलब आमजन के द्वारा इसमें लोग चुने जाते थे। ठीक है, ये राजा का चयन करती थी। ये राजा का क्या करती थी? चयन करती थी, और राजा को निष्कासित भी कर सकती थी। राजा का चयन भी करती थी और राजा को निष्कासित भी कर सकती थी। कौन? समिति। मतलब आज के जो राज्यसभा का कॉन्सेप्ट है वो कौन फुलफिल कर रहेगा? समिति। ठीक है, अब जब बात विदत की करते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो विदत होता है, ये सबसे प्राचीन है, यानी सबसे पुरानी कौन है? विदत है इन समितियों में। और ये 2 ही समिति ऐसी थी, सभा और विदत। सभा और विदत 2 ही ऐसी संस्थाएं थी जिनमें महिलाएं क्या लेती थी? भाग लेती थी। और जो विदत का कार्य होता था, सैनिक और धार्मिक कार्यों से संबंधित कार्यों को संपन्न करवाना किसका काम होता था? विदत का काम होता था। क्लियर है? ठीक है, तो ये स्थितियां थी किसकी? ये स्थितियां थी आपके ऋग्वैदिक कालीन समाज की, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की। क्लियर है? चलिए, अब यहीं पर जब हम उत्तर की बात करते हैं, उत्तर वैदिक की, देखिए थोड़ा सा इसको समझेंगे। जब हम उत्तर वैदिक की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक कालीन, अच्छा एक चीज आपको और याद रखना है कि जो ऋग्वैदिक कालीन सोर्स की ये जितनी भी जानकारियां हैं, ये सब कहां से मिली? हमें ऋग्वेद से मिली। तो जब भी आपको माइंड में ये आपका एक की पॉइंट होगा कि जो भी ऋग्वैदिक बातें होंगी वो सब ऋग्वेद से मिलेंगी, और जो भी उत्तर की बातें होंगी वो सब किससे मिलेंगी? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो ये आपका एक की पॉइंट हो गया। ये आप माइंड पे अपने सेट करना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को। ठीक है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट किसका देखेंगे अब? लेटर वैदिक का। क्लियर है? चलिए देखिए क्या है। तो पहली बात तो ये कि यहां पर जो स्रोत है, जो सोर्सेस है जानने के लिए,
किसको? उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं भाई? अब बात कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? 1000 BC, ठीक है, टू 6 BC। ये इंपॉर्टेंट है भाई, टाइम पीरियड जरूर है। उत्तर वैदिक की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर, बस जिस तरह से आपने उत्तर वैदिक को पढ़ा, सॉरी ऋग वैदिक को पढ़ा, उसी तरह से इसको आप थोड़ा सा देखिएगा, है ना। देखिए क्या आपको अंतर दिखाई पड़ता है दोनों, डिफरेंस बिटवीन देम। अब यहां पर मैंने बोला कि वहां जो राजतंत्र था, वहां जो राजतंत्र था, उससे उससे सशक्त राजतंत्र अब यहां होने लगा। मतलब जो ऋग वैदिक काल में जो राजा होता था, जो राजतंत्र होता था, उससे मजबूत राजतंत्र यहां होने लगा। अच्छा, यहां पर सशक्त राजतंत्र का मतलब क्या हुआ? यहां पर सशक्त राजतंत्र का मतलब ये हुआ कि सीधा सा मतलब होगा यार कि राजा पावरफुल होगा। अरे सशक्त का मतलब क्या है? हम लोग कहते हैं ना, है ना, वुमन पावर, एम्पावरमेंट। क्या है? महिलाओं को सशक्त करने की बात होती है ना। अगर यहाँ पर सशक्त बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि राजा के अधिकार बढ़ रहे हैं, राजा की भागीदारी बढ़ रही है, पार्टिसिपेशन उसका ज्यादा हो रहा है, उसके अंदर उसके पास कंट्रोलिंग आ रही है। अरे तभी तो सशक्त होगा, यही ना। तो सीधा अगर आपको सशक्त बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि राजा यहां पर, राजा का प्रभुत्व होने वाला है, राजा प्रबलता की ओर अग्रसर हो रहा है। क्लियर है? तो देखिए, तो मैंने कहा कि राजतंत्र यहां पर सशक्त होगा। अब देखिए कैसे, यहां पर जो राजा का पद था वो वंशानुगत हो गया। वहां पर वंशानुगत था, लेकिन समिति के सदस्यों के द्वारा ही वो गद्दी पर बैठता था राजा। लेकिन यहां पर जो राजा था वो कैसा हो गया? सशक्त हो गया, सॉरी वंशानुगत हो गया। मतलब मैं, मेरा बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, अब किसी की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो पहली बात कि राजा कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया। ठीक है। दूसरी बात, जो वहां का राजा था वो राजा कबीलों का राजा होता था, है ना। क्या होता था? कबीलों का राजा होता था। यानी राजा तो था, लेकिन कबीलों का राजा कहलाता था। यहां पर जो राजा हुआ वो अब कबीलों का राजा नहीं रह गया। उत्तर वैदिक कालीन जो राजा होगा वो कबीलों का राजा नहीं होगा। फिर क्या होगा भाई? अब वो एक एरिया का राजा होगा। देखिए फिर से एक बात आपको यहां पर की पॉइंट मिली। मैंने आपको पहले बोला था कि वहां पर जन होंगे, उत्तर वैदिक में आपको जनपद मिलेगा। मैंने कहा था ना आपको जनपद मिलेगा। अब देखिए यहां पर यही जो राजा है वो एक क्षेत्र का राजा होगा, एक भूमि का, एक लैंड का वो राजा होगा। यानी उसका जो एरिया था, जो एक्सपांशन था, वो क्या हो गया? राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी अपने आप को मजबूत करने में लगा है वो। ये है परिवर्तन, ये है चेंजेस। कहां से? अर्लियर टू लेटर। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर जो राजा था उसको आपने देखा कि अपने आप को सशक्त किया, अपने आप एक्सपांशन किया, अपने आप को फैलाया। अब चलो ठीक है भाई, तुम अपने आप को मजबूत कर रहे हो, तुम अपने आप को फैला रहे हो, अपने एरिया को फैला रहे हो, अच्छी बात है। अब और क्या करेगा राजा? अब यहां पर जो राजा था वो अपने आप को दैवी शक्ति मानने लगा। यानी राजा ये बोलने लगा कि जो राजा है वो क्या है? दूत है। राजा क्या है? दूत है। किसका? यानी राजा ही सर्वोपरि होगा, जो बोलेगा तो राजा ही बोलेगा। आई बात समझ में? ये स्थिति यहां की बनी। यानी राजा क्या हो गया? दैवित्व को प्राप्त हो रहा है। यानी राजा ये बोल रहा है जनता से कि मैं भगवान का दूत हूं, यानी सर्वोपरि मैं ही हूं। क्लियर है?
अब एक चीज और देखिए यहां पे, अब ये सब जो वर्णन है आपको मैंने ऐतरेय ब्राह्मण में बताया था कि वहां कि वो दैवी राजत्व का वर्णन किया गया है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब यहां पर जो सभा और समिति थी, जो सभा और समिति थी, इनका महत्व कम होने लगा। यानी महत्व कम होने का मतलब कि जिस तरह से समिति राजा का चुनाव करती थी वो काम यहां से हटा दिया गया। अब क्या हो गया, अब इस समिति में शक्तिशाली लोगों का वर्चस्व हो गया, जो पावरफुल लोग थे उनका वर्चस्व हो गया, यानी कुल मिला के राजा के आदमियों का वर्चस्व हो गया, तो राजा का चुनना तो तय हो गया, आमजन यहां पर रह ही नहीं गया। क्लियर है ये बात? चलिए अब देखिए यहां पर जो टैक्स था, जब आप अर्लियर उसकी ऋग्वैदिक कालीन बात करेंगे तो यहां पर जो कर था, जो टैक्स था, वो स्वेच्छा से था, आप दे सकते हैं, जिसको आपने बलि कहा, उसमें यह था कि अगर आप दे सकते हैं तो अच्छा है, नो डाउट, अगर नहीं दे सकते हैं तो भी अच्छा है। बट यहां पर जो कर था, जो टैक्स था, उसको कंपलसरी कर दिया गया और 1/16वां भाग यानी 1/16वां पार्ट कर में आपको देना पड़ेगा। इस तरह से व्यवस्थाएं बना दी गई। और यहां पर जो सबसे बड़ी बात थी कि यहां पर क्या हुआ, क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगा, जिसको बोला गया जनपद। क्या बोला गया? जनपद। अब यहां पर मैंने बोला कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगा, यहां पर मैंने बोला कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जनपदों का उदय होने लगा। किसका? जनपदों का। कैसे? देखिए यहां पर पुरु और भरत ये दो कबीले थे, ध्यान रखेंगे, पुरु और भरत ये दो कबीले थे। ये दोनों मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग क्षेत्रीय राज्य बोलते हैं। एक राज्य का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसी तरह कुरु और पांचाल मिलकर, ये है ना, ये भी कबीले थे, तो ये भी मिलकर क्या करते हैं? क्षेत्रीय राज्यों का उदय करते हैं, या किसका? महाजनपदों का विकास करते हैं, उदय करते हैं। तो इस तरह से यहीं से जनपदों का विकास करते हैं। इसी तरह से यहां से क्या हो गया, जो है ना जनपदों की कहानी थी वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, जैसे आपने तुर्बश और कृवि का नाम सुना होगा, ये मिलकर पांचाल बना दिए, है ना। पांचाल भी एक महाजनपद है ना। तो तुर्बश और कृवि मिलकर क्या बना दिए? एक पांचाल बना दिए। ठीक है, तो इसी तरह से एक आपको कौशाम्बी मिलेगा हस्तिनापुर में। तो इसी तरह से सब मिल के क्या बनाने लगे? जनपदों का विकास करने लगे, और इसी तरह क्षेत्रीय राज्यों का उदय शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखा। अब जो अगला होगा आर्थिक और धार्मिक, वो अगले लेक्चर में होगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।